नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा एक्शन रिप्ले। मैं आज बात करूंगा कांग्रेस पार्टी की वर्तमान स्थिति की। वर्तमान में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी काफी मुश्किलों में है। और वैसे मुश्किलों को में तो पॉलिटिकली वो 2014 से ही है, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई थी। और भाजपा कांग्रेस का अब तक का संसद में सबसे लोकसभा में सबसे न्यूनतम स्कोर था 44 सीट का। तो उससे लेके अब तक पॉलिटिकली वो उभर नहीं पाई है। हालांकि 2024 के चुनाव में उन्होंने अच्छी सीटें जीती, यानी कि 99 सीटें जीती। लेकिन उसके साथ अब जब महाराष्ट्र और हरियाणा में हारे वो, तो उनका पॉलिटिकल मुश्किलें और बढ़ गई। इसमें सबसे पहले तो जो राहुल गांधी का मुख्यमंत्री था अडानी का, उसमें विपक्ष के लोगों ने साथ देना बंद कर दिया। दूसरा, जो ईवीएम के छेड़छाड़ की बात करते थे, उसमें भी ज्यादातर जो इंडियन अलायंस के लोग हैं उन्होंने उसका साथ देना छोड़ दिया। और जो इंडी गठबंधन है उसका नेतृत्व भी अब ये मांग की जा रही है कि वो ममता बनर्जी को सौंप दिया जाए या किसी और को सौंप दिया जाए। तो ये सब पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं कांग्रेस की, और जिसको किस तरह से गांधी परिवार, या एक तरह से गांधी परिवार की प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से सॉल्व करेगा, ये एक देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा। गांधी परिवार की प्रॉब्लम्स आज से नहीं है, तब से ही है। आजादी के तुरंत बाद से ही है। और इसको किस तरह नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में लोकसभा में जो उन्होंने संविधान पर चर्चा करते हुए दिया, उसमें क्रोधना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि किस तरह कांग्रेस के 12 यूनिट जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1946 में अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। और ये तय था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही जाके भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो नेहरू जी ने किस तरह से गांधी और लॉर्ड माउंट बेटन के साथ मिलकर खुद प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि एक और जो यूट्यूबर है उनके रिसर्च के अनुसार यह है कि नेहरू जी माउंट बेटन के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि यदि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया हो तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मैं कांग्रेस को तोड़ सकता हूँ। तो उस पर माउंटबेटन ने इसको अपने आंकड़ों से अंग्रेज इंग्लैंड में भी बात की, लेकिन फिर एक तरह से कांग्रेस ब्लैकमेल में आ गई और गांधी जी के दबाव में फिर नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा। खैर, ये तो एक अलग बात है और इस चर्चा का विषय भी आज मुख्य तौर से नहीं है। मुख्य तौर से जो चर्चा का विषय है कि पॉलिटिकली मुश्किलों के अलावा अब जो गांधी नेहरू परिवार है उन पे व्यक्तिगत हमले भी किए जा रहे हैं और उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी टीका टिप्पणी हो रही है और बहस होने लगी है। आपको मालूम होगा कि त्रिमूर्ति भवन में जहाँ कभी इंदिरा गांधी रहा करती थी, वहां जवाहरलाल मेमोरियल लाइब्रेरी बनाई गई थी। ये लाइब्रेरी, इस पर एक तरह से गांधी परिवार का ही हक था, हालांकि ये सरकार की थी और उसे वो अपनी ही प्रॉपर्टी समझते थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रधानमंत्री का संग्रहालय घोषित कर दिया, और इसमें क्योंकि सारे प्रधानमंत्रियों के देश की प्रगति में कुछ न कुछ हाल है, तो उन प्रधानमंत्रियों के जो दूसरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अलावा उनके जीवन की मुख्य घटनाओं में आदि अ, उनके तस्वीरें, उनके दस्तावेज आदि उस वहां पर प्रदर्शित किए गए हैं। और अगर आप देखें तो ये बहुत ही शानदार एक संग्रहालय है और इसमें लोग रोज हजारों लोग देखने आते हैं, विशेषकर बच्चे भी आते हैं। और इससे एक अच्छी कमाई भी हो रही है, मेरे ख्याल से 4 या 500 रुपए इसका टिकट है। तो इस संग्रहालय से जब 2008 में चुनाव के पहले 2009 के चुनाव के पहले करीब 50 ऑड बॉक्सेस, जो कार्टन होते हैं, इन ये भर के दस्तावेज वहां से सोनिया गांधी ने उठवा लिए और वो अपने घर ले गई। या कहाँ ले गई, अभी कहाँ, ये तो बात कहना मुश्किल है, लेकिन वो सोनिया गांधी ले गई। तो इन दस्तावेजों में ऐसा क्या था जो उसको वहां से उठाना पड़ा, ये एक सवाल है का निशान तो इस पे लगता ही है। लेकिन अब जो जो ये प्रधानमंत्री मेमोरियल कार्यालय है का कार्यालय है, इसने उन दस्तावेजों को सोनिया गांधी से वापस मांगा है, जिसमें देने में वो मनाही कर रही है। और उनका कहना है उस इन दस्तावेजों में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, जो उनके जगजीवन राम के साथ हैं, जो जयप्रकाश नारायण और अन्य नेताओं के साथ हैं, और विशेषकर वो कॉरेस्पॉन्डेंस जो लेडी माउंटबेटन के साथ में है। तो और ये तो जग जाहिर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और लेडी माउंटबेटन के आपसी संबंध कैसे थे। तो इस तरह ये सब जो दस्तावेज ले गई, तो इसमें प्रधानमंत्री जो मेमोरियल का कार्यालय है वो ये कह रहा है कि आप यदि हमको ओरिजिनल नहीं देना चाहते हैं तो आप उनकी फोटो कॉपी करवा के दे दीजिए, और यदि फोटो कॉपी भी नहीं देते हैं तो हमको कम से कम उसको स्कैन करके उसकी डिजिटल कॉपी दे दीजिए।
क्योंकि बाद में जो कुछ रिसर्चर्स को अपने इतिहास के बारे में रिसर्च करने में मदद करेगी और नेहरू जी के बारे में ज्यादा जानने में मदद करेगी। तो इसके बाद जब सोनिया गांधी ने मनाई की तो राहुल गांधी से कहा गया कि आप अपनी माता जी को मनाइए और एक दस्तावेज वापस लौटाइए, तो वो भी अभी कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने से जब ये पूछा गया कि वो ये दस्तावेज देने में के बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने इस बारे में तो कुछ नहीं कहा कि दस्तावेज देंगे या नहीं देंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि भाजपा देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का इन दस्तावेजों के द्वारा चरित्र अ, हरण करने की कोशिश कर रही है ना, उनके चरित्र को पे धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है इन दस्तावेजों में जिससे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र का विश्लेषण रिसर्चर्स कर सकते हैं, और यदि उस भारत के प्रधानमंत्री का चरित्र खराब था या उस पर कुछ प्रश्नसूचक शब्द हैं, प्रश्न हैं उनके बारे में, तो जरूर देश को जानना चाहिए। तो ये तो एक इशू है। ये कब तक ये लोग टालम टोल करते रहेंगे। और चूंकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो लाइब्रेरी थी जो तीन त्रिमूर्ति में, वो एक सरकारी मालिकियत की संस्थान है, तो फिर कुछ इस पे सरकार कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। और कब तक ये लोग इससे बचेंगे, तो निश्चित रूप से जो गांधी परिवार के तीनों सदस्य हैं उन पे कोई ना कोई संकट जरूर आने वाला है। यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने जो अपने कार्यकाल थे उसमें उन्होंने ज्यादा कांग्रेस के बारे में और गांधी परिवार से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की, हल्की फुल्की वो करते रहे। और वो भी एक जो नेशनल हेराल्ड केस है उसमें भी सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए ने की, सरकार का इसमें कोई विशेष हाथ नहीं था। लेकिन कुछ विश्लेषकों का कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जिस तरह से उन्होंने 10 साल तक प्रताड़ित किया था, फिजिकल भी उनको प्रताड़ना दी गई थी। हालांकि मैं जब फिजिकल कह रहा हूं तो उनको वो प्रताड़ना नहीं दी गई थी जो वीर सावरकर को काले पानी की सजा के दौरान दी गई थी। तो उसका बदला वो जरूर लेंगे। और कुछ लोग तो यहाँ का तो यहाँ तक मानना है कि ये दोनों माँ बेटे अपने जिंदगी के अंतिम दिनों में जेल में सड़ेंगे। तो खैर ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये तो देखने की बात है। इसी बीच एक और मुद्दा, दूसरी बात ये थी कि अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया एक चैनल को, और उस चैनल पे जो एंकर था उसने सबसे पहले तो ये बात कह दी कि हम तो राहुल गांधी को भी कई बार बुलाते हैं, आए और इंटरव्यू दे, अपनी बात हमारे सामने रखे तो हम उसको देश पे पहुंचा सके। लेकिन वो आते ही नहीं है। आपकी तरह वो आए तो हम उनका भी इंटरव्यू लें, लेकिन वो नहीं आते हैं। तो आप सब जानते होंगे कि राहुल गांधी जो विभिन्न इंटरव्यू देते हैं उन सब वो सब वो पूर्व पहले से निश्चित होते हैं, पहले से उन सबके सवाल जवाबों का तय होते हैं। और यदि कोई भी सवाल आउट ऑफ कोर्स यानी इसके बाहर पूछ लिया जाता है तो राहुल गांधी तुरंत उस पत्रकार को बोल देते हैं कि आप बीजेपी के आदमी हो। तो इस तरह से वो जवाब नहीं देते हैं और टाल देते हैं। तो पहली बात तो ये थी। तो इसका काफी मतलब ट्रोल जो इस इंटरव्यू को किया गया कांग्रेस के द्वारा, वो इसका ये कारण नहीं था। उसका कारण ये था कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये कह दिया था कि जब कभी भी संसद का कोई सदन चालू होना होता है, सत्र चालू होना होता है, उसके पहले राहुल गांधी विदेश जाते हैं। वहां से कुछ बातें होती हैं, वहां से कुछ रिपोर्टें आती हैं, और उनको वो फिर वो संसद में उठाते हैं और वो हंगामा करते हैं। तो उनको प्रेरणा वहां विदेश से ही मिलती है। उनकी कोई प्रेरणा विदेश में है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता कि वो हर बार प्रेरणा वहाँ उन्हें उनकी प्रेरणा का स्रोत विदेश में है, ऐसा उन्होंने कहा। इस पर एंकर ने उनको और कुरेदने की कोशिश की, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं व्यक्तिगत किसी की बातों में नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर भी जब बहुत ज्यादा उसने कुरेदा तो उसने कहा कि मैं सीधा कह रहा हूँ कि भाई वो जब विदेश में जाते हैं वहां से आने के बाद यहाँ पे कोई मुद्दा उठाते हैं तो उन मुद्दे के पीछे प्रेरणा का स्रोत जो होता है वो विदेश में होता है। मैं इतना ही कह रहा हूँ। फिर भी उन्होंने काफी जब कुरेदा उनको, तो उन्होंने कहा कि आप ये तो सब जानते हैं कि क्या है। तो उसने पूछा सब मतलब कौन जानते हैं। तो जो ये जो पब्लिक के बीच में था इंटरव्यू, तो इसमें फिर उन्होंने कहा पब्लिक से पूछ लीजिए। तो एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, तो फिर उसको अमित शाह ने कहा कि आप उनको माइक दीजिए। और जब एंकर ने उससे पूछा कि इनका प्रेरणा का स्रोत विदेश में, इससे क्या मतलब आप समझते हैं, तो उसने कहा कि राहुल गांधी की मिसेज वहां पे है। तो इस पे वहां पे जोरदार ठहाका लगा। और फिर
अमित शाह ने कहा कि देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि उनको वहां से विदेश से प्रेरणा मिलती है, मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह रहा हूँ, और व्यक्तिगत में बात भी नहीं करता हूँ। अमित शाह और इस जो उनका इंटरव्यू था, इसका संदर्भ आप बांग्लादेश के पत्रकार, जो ब्लिट्स के पत्रकार हैं, जिन्होंने काफी इस राहुल गांधी के बारे में खुलासा किया है, चित्र दिए हैं, वो कहाँ जाते हैं, किन व्यक्तियों से मिलते हैं, कई व्यक्तियों के नाम भी दिए हैं। उन सब से आप अगर जोड़ के देखेंगे तो आपको कड़ियां कुछ मिलती नजर आएगी। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, यानी कांग्रेस तो पूरी पूरी बौखलाई हुई है, और वो इसको गटर लेवल का इंटरव्यू कहती है। तो ये अगर इस बात में, अगर ये गटर लेवल की बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, तो फिर कांग्रेस ने अब तक इन बातों का खंडन क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो पिछले 2 महीने से इसमें सोशल मीडिया पे चल रही है। और अगर और जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, या फिर उस पत्रकार, जो बांग्लादेशी पत्रकार है, उस पर कांग्रेस ने मानहानि का दावा क्यों नहीं किया? तो मान के चलिए कि ये एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है अगले कुछ दिनों में। और अब जबकि बीजेपी काफी आक्रामक हो चुकी है, और वो अपने केवल अपने काम से काम नहीं रखेगी, और उसने ये ठान लिया है कि अब कांग्रेस, मैं कांग्रेस कहूंगा जब कहता हूँ, या जब आप कोई कांग्रेस कहता है, तो वो गांधी परिवार ही मानते हैं। कांग्रेस परिवार के वो पीछे हाथ धो के पड़ गई है, और उनकी मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ने वाली हैं। तो कुछ आने वाले दिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। तो उस पत्रकार ने जो भी कुछ बातें कही है, उस पे कांग्रेस कोई एक्शन तो नहीं ले रही है, लेकिन वो उससे काफी खफा है, और वो काफी चिल्ला चोट कर रही है। वो उस एंकर को उन्होंने बैन कर दिया है, और वो कह रही है कि पूछ रही है कि क्या ये इस तरह की बातें ये एंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछेंगे क्या? वो उनकी पत्नी के बारे में पूछेंगे? तो ये जवाब, ये इसका खुलासा नहीं कर रही कि ये जो बात है वो सच है कि गलत है। होना तो ये चाहिए था कि राहुल गांधी को स्वयं आके मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने आके ये बता देना चाहिए था कि ये जो कहा जा रहा है ये सब गलत है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, या फिर जो संबंध है उनका, उसको और उन चित्रों के बारे में उनको खुलासा कर देना चाहिए कि हाँ ये सही है या गलत है। तो स्थिति स्पष्ट हो जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, टुकड़े टुकड़े में बात करते हैं। ऐसा ही उस समय भी हुआ था, जब वो जब डोकलाम का इशू हुआ था, तब वो रात को मिलने गए थे चाइनीज एम्बेसडर के साथ में, और उन्होंने पहले उनको इनकार किया था, और बाद में जब चाइनीज एम्बेसी के वेबसाइट पे कुछ इस तरह की फोटोएं दिखी, जो बाद में उन्होंने मिटा दी, हटा दी, तो उसके बाद उनको स्वीकार करना पड़ा। आपको याद है राजीव गांधी ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने बोफोर्स के मामले में जब उन पर आरोप लगाए गए, तो उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको भी मालूम था कि एक्चुअली उसमें दलाली ली गई है, और करीब 64 करोड़ रुपए दलाल को दिए गए हैं। तो अगर वो आकर सीधा सीधा कह देगा कि हाँ ये मुझे पता चला है कि इस तरह से एक डिफेंस रक्षा सौदे में दलाली ली गई है, और कुछ पैसे दलाल को दिए गए हैं, बीच में दलाल था, और इसमें मेरा और मेरी फैमिली का कोई हाथ नहीं है, जो कि सच भी था, और बाद में क्योंकि प्रूव नहीं हुआ, तो उस समय वो बदनामी से बच सकते थे। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे संसद में अपने बयान बदलते रहे। पहले कहा कि दलाली नहीं ली गई है, फिर कहा दलाल है, दलाली ली गई है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इससे मेरी फैमिली का कोई संबंध नहीं है, फिर उसको आगे से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो इसे टुकड़े टुकड़े में बात करने के बजाय यदि वो पहले ही सफाई दे देते, तो आज वो उनकी मोफोर्स के मामले में इज्जत बनी रहती, और शायद 1989 के इलेक्शन का परिणाम भी कुछ और होता। तो ये गलती इस समय फिर राहुल गांधी दबा रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे ये मुद्दा काफी बढ़ेगा। जो पहले केवल घुसपुस होती थी, ड्राइंग रूम में बैठ के लोग बात करते थे, वो नेशनल टीवी पे बिना कुछ कहे अमित शाह ने कह दिया। तो इंटरेस्टिंग आगे होगा, इसमें क्या मोड़ लेता है ये पूरा प्रकरण, देखने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन इतना निश्चित मानिए कि गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, और उनको काफी संभल के रहना है, और उनको अब मुश्किल के दिन हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपको ये मेरा वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।